तो फर्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट रिस्क। इन्वेस्टमेंट रिस्क में क्या क्या आते हैं? फर्स्ट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन और प्राइस इन्फ्लेशन। ओके। जनरली क्या होता है? जनरली राइज इन द प्राइस ऑफ वेरियस कमोडिटी प्रोडक्ट और सर्विस। ओके, जैसे आज जो 10,000 रुपया है, और अपने को 5 साल बाद अगर इन्फ्लेशन 8% है, तो 5 साल बाद अपने को 10,000 की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने को 14,693 रुपीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। सेम आफ्टर 10 ईयर, ये 10,000, आज का जो 10,000 है उसकी जगह अपने को 21,000 की जरूरत पड़ेगी। आफ्टर 20 ईयर्स 46,000। तो इन्फ्लेशन क्या होता है कि हमारे जो परचेसिंग पावर होता है ना, वो उसको डाउन कर देता है, या फिर हमको और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो फर्स्ट होता है इन्फ्लेशन रिस्क। सेकंड लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी मीन्स कि आपने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है। तो फिक्स इनकम जो असेट्स होते हैं उसमें रिस्क कम होता है देन इक्विटी, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सबसे सेफ माना जाता है। ठीक है। In order to available the full benefit of investment earn the promised return, there is condition attached. The investment must be held till maturity. ठीक है। तो in case one need liquidity, there could be some charges or option may not be available at all. तो कुछ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें लिक्विडिटी नहीं होती है, या तो आपको एग्जिट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है। जैसे, और सेकंड, इन्वेस्टर है, उन्होंने अपनी पैसे को बैंक डिपॉजिट में जमा कर दिया। ठीक है। 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट, टर्म है 5 ईयर। ठीक है। रिटर्न कब मिलेगा? जब आपने पूरे 5 साल के लिए उसको इन्वेस्टमेंट किया। अगर आपको मैच्योरिटी से पहले पैसे की जरूरत पड़ती है तो थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट है वो डिडक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। वैसे ही पीपीएफ। पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। उसमें भी कोई लिक्विडिटी नहीं होती सर्टेन पीरियड तक। ठीक है। उसमें केवल पार्शियल लिक्विडिटी होती कि आप एग्जिट कर पाओ। और रिस्क आर वेरी क्लोज एसोसिएट विथ रियल एस्टेट, जहां लिक्विडिटी बहुत कम होती है। ठीक है। आपने आज जो प्रोडक्ट खरीदा, या जो भी प्रोडक्ट आज आपने खरीदा, अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया, तो आज आप बाय करोगे लेकिन उसको सेल करने में आपको बहुत समय लगेगा। ठीक है। तो ये होता है लिक्विडिटी रिस्क। फिर होता है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट में रिस्क में क्या होता है कि आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया, जहां पे आपको ये कमिटमेंट दिया गया है कि आपको टाइमली इंटरेस्ट पेड किया जाएगा, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मैच्योरिटी में मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि इशूअर ऑनर ऑल कमिटमेंट इन टाइम, यानी कि जिसने इशू किया है बॉन्ड को, वो कमिटमेंट जो उन्होंने दी है तो टाइमली उसको पेड करेंगे। इशूअर पे द ड्यू बट विथ सम डिले। ठीक है। इशूअर डज नॉट पे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एट ऑल। तो या तो पे किया उन्होंने विथ इन अ ड्यू टाइम या कुछ समय बाद, या तो इशूअर ने पेड ही नहीं किया प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। ओके। तो ये होता है क्रेडिट रिस्क, कि सामने वाले जिसको आपने पैसे दिए उसने डिफॉल्ट कर गया, इंटरेस्ट देने में, प्रिंसिपल देने में। ठीक है। फिर मार्केट और प्राइस रिस्क होता है। ठीक है। सिक्योरिटी ट्रेड होती है ओपन मार्केट में। मार्केट में पीपल्स बाय और सेल द सेम बेस्ड ऑन देयर ओपिनियंस। ठीक है। वेदर दिस ओपिनियंस आर बेस्ड ऑन फैक्ट और नॉट। ओके। तो इसमें क्या होता है, दो टाइप के रिस्क होते हैं मार्केट में अगर अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पहला होता है कि कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि उस कंट्री में वॉर लाइक की सिचुएशन है, तो क्या होगा? ड्यू टू सच फियर, लोग जल्दी में अपने स्टॉक बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे मार्केट फॉल हो सकता है। और मार्केट वाइड अगर फॉल हुआ तो ओवरऑल कंपनीज के भी प्रोडक्ट्स सेल भी फॉल होंगे। ठीक है। तो ये होता है मार्केट रिस्क। ठीक है। मार्केट से रिलेटेड कोई भी न्यूज जिससे उसके शेयर प्राइसेस में इम्पैक्ट पड़ता हो। ठीक है। या फिर कंपनीज
से रिलेटेड रिस्क, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क आ गया, तो उस कंपनी में मेजर ड्रॉ डाउन देखने को मिल गया। ठीक है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक या उस इंडस्ट्री में कुछ ऐसा इफेक्ट आ गया। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई तो उसके कारण मार्केट रेट डाउन, अप या डाउन हो गया। ठीक है, फिर होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। Interest rate risk is the risk that investment value will change as a result of change in interest rate. This risk affect the value of bond and debt instrument more directly than stock. तो इंटरेस्ट रेट रिस्क जो होता है सबसे ज्यादा इफेक्ट किसमें डालता है? बॉन्ड एंड डेट इंस्ट्रूमेंट में। क्यों? जब भी एनी रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट के डिक्रीज होने से बॉन्ड एंड डेप्ट का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होता है, और इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से बॉन्ड एंड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। क्लियर? ये याद रखिएगा, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। मोस्ट इन्वेस्टर आर फेमिलियर विद कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेंचर, दे नॉर्मली बाय एंड होल्ड दिस बॉन्ड टिल मैच्योरिटी। आप कभी भी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मैच्योरिटी तक उसको रखना पड़ता है। ठीक है, और आपको तब उस समय तक के लिए अ, आपको क्या मिलेगा उसमें? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, पीरियडिकली यानी कि ईयरली या हाफ ईयरली में एक बार। ठीक है, अगर इन्वेस्टर बॉन्ड को सेल करते हैं सेकेंडरी मार्केट में और वन वुड हैव टू डू ट्रांजेक्शन एट करंट मार्केट प्राइस, तो उसका प्राइस डिपेंड करता है मैनी फैक्टर से, बहुत सारे फैक्टर की। यस, कि इंटरेस्ट रेट कैसा चल रहा है इकोनॉमी में। अगर रिलेशन इंटरेस्ट और बॉन्ड प्राइस में देखा जाए तो अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज होता है, और बॉन्ड का प्राइस अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो बॉन्ड ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है तो बॉन्ड का जो प्राइस है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लोगों को लगने लगता है कि नहीं, हमको वहां पे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, फिर होता है रिस्क मेजर एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट होता है अवॉइड। वन में अवॉइड सर्टेन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इफ वन डजंट वांट टू टेक रिस्पेक्टिव। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो अवॉइड करिए, कैश में बैठे रहिए। ठीक है, फिर होता है टेक अ पोजीशन टू बेनिफिट फ्रॉम सम इवेंट एंड डेवलपमेंट। इन्वेस्टर क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट पोजीशन लेते हैं कि कुछ ऐसा मार्केट में न्यू डेवलपमेंट होने वाला है। ठीक है, जैसे बॉन्ड इन्वेस्टर को लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट डाउन होने वाला है, तो वो क्या करेंगे? वन में सेल द शॉर्ट मैच्योरिटी बॉन्ड एंड इन्वेस्ट इन लॉन्ग मैच्योरिटी बॉन्ड। ठीक है, और उनको लगता है कि इंटरेस्ट रेट अगर मूव डाउन हुआ तो इन्वेस्टर के जजमेंट जो उन्होंने किया उससे उनको रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, अगर इन्वेस्टर को पता है कि मार्केट में बॉन्ड का जो रेट है वो यानी कि इंटरेस्ट रेट डाउन होने वाला है, तो शॉर्ट टर्म के जो बॉन्ड्स है उनको सेल करेंगे और लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी वाले में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो यही स्ट्रेटजी हर हर सम इन्वेस्टर मैनेज देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो यूजिंग सच स्ट्रेटजी अक्रॉस मल्टीपल असेट्स। सभी असेट्स में ऐसे ही स्ट्रेटजीज लोग अपनाते हैं। जैसे इक्विटी में ये लगता है कि किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने वाला है या कोई कंपनी कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली होती है, तो अपन क्या करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, फिर होता है डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई मीन्स कि एक कंपनी में ना इन्वेस्ट करके अपन बास्केट ऑफ कंपनी यानी कि 5 to 10 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी डिफरेंट सेक्टर्स के, जिससे हमारा जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है और कोई भी बड़े रिस्क से हम बच सकते हैं या हमारा रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, एज कंपेयर टू अगर मैं केवल सिंगल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करूं तो रिस्क ज्यादा है, लेकिन 5 to 10 अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करूं तो मेरा रिस्क कम हो जाता है। तो ये होते हैं डाइवर्सिफाई। अब बिहेवियर बायस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो पहला होता है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। मींस
कुछ इन्वेस्टर या पीपल्स क्या होते हैं, पब्लिक, वो करती है रिलाई ऑन एग्जाम्पल और एक्सपीरियंस that come in mind immediately while analyzing any data information and option to choose from। ये इसको अच्छे से देखिएगा, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। In the investing world, this means that enough research is not undertaken for evaluating investment opinion। This lead to missing out the critical information। ठीक है, especially pertaining to various investment risks। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, यानी कि आपने उतने रिसर्च नहीं किए, ठीक है, उससे क्या होता है कि आपने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मिस कर दिया। फिर होता है कंफर्मेशन बायस। इन्वेस्टर आल्सो सफर कंफर्मेशन बायस, टेंडेंसी टू लुक फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट कंफर्म देयर ऑलरेडी हेल्ड बिलीफ और व्यू। ऐसे ऐसा एडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं कि अपने बिलीफ और व्यू को और ज्यादा वो कंफर्म कर सके, ठीक है। तो इससे क्या होता है, न्यू इंफॉर्मेशन से आप अपने व्यूज को कंफर्म करते हैं। इन्वेस्टर डिसाइड पहले कर लेता है, लेकिन डेटा और सपोर्ट बाद में और ऐसे डेटा को वो देखते हैं कि जिससे हमारे व्यू को सपोर्ट मिले। यहां से क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, ठीक है। फिर फैमिलियर बायस, ठीक है। A known devil is better than unknown angel। This lead to investor to concentrate the investment in what is familiar। तो फैमिलियर बायस मीन्स कि हमको वही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसमें हम फैमिलियर है, ठीक है। कि कोई बोला कि चलो आज करेंसी में ट्रेड कर लो तो करेंसी बाय कर लिया है। कल किसी ने कहा गोल्ड गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर लो, तो आपने गोल्ड बाय कर लिया। लेकिन आप फैमिलियर किससे हो, आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो फैमिलियर बायस। फिर होता है हर्ड मेंटलिटी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ह्यूमन बीइंग है सोशल एनिमल, ह्यूमन बीइंग लव टू पार्ट ऑफ द ग्रुप, दिस बिहेवियर हैज हेल्प आवर एंसेस्टर सर्वाइव इन हॉस्टाइल सिचुएशन अगेंस्ट पावरफुल एनिमल, ठीक है। लेकिन दिस ऑफन वर्क अगेंस्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल मार्केट। जैसे सिंपली बीइंग अगेंस्ट द हर्ड हैज बीन द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज, ठीक है। आपको अवसर मिला, आपने वहां पे चांस नहीं लिया, ठीक है। फिर होता है लॉस एवर्जन, ये भी याद रखिएगा, बहुत इजी है। लॉस एवर्जन मीन्स कि कोई आदमी 5,000 लॉस करने को तैयार नहीं है 5,000 गेन के लिए, ठीक है। उनको अवॉइड करना है लॉसेस को, कोई भी सिचुएशन में। उनको प्रॉफिट से मतलब नहीं है, ठीक है। वो रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। फिर होता है ओवर कॉन्फिडेंस। दिस इसका क्या मतलब होता है, दिस लीड वन टू बिलीव दैट वन इज फार बेटर देन अदर। आपको लगता है आप दूसरों से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, असलियत में जस्ट उसका उल्टा होता है कि आप दूसरों से खराब कर रहे हैं, ठीक है। फिर रिसेंसी बायस। दिस इम्पैक्ट रिसेंट इवेंट ऑफ ऑन डिसीजन मेकिंग कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग, अप्लाई टू इक्वली एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंस। इन्वेस्टर tend to extrapolate the event into the future and expect a repeat। यानी कि आपको जो फ्यूचर में इवेंट होने वाले हैं वो ऐसा लगता है कि हर बार वही सेम चीज कॉपी पेस्ट होते रहेगा, ठीक है। क्या होता है, बियर मार्केट और फाइनेंशियल क्राइसिस में पब्लिक क्या करती है, ऐसा सेफ असेट्स में जाती है। लेकिन बुल मार्केट में क्या होता है, पब्लिक क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेके बड़े रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कई बार उल्टा हो जाता है, अ राइज ऑफ प्राइस इक्विटी विल मेक पीपल दे ओनली अबाउट अ फर्दर राइज, यानी कि और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, तो गए खत्म हो गए। और बियर मार्केट में क्या होता है कि अपन बहुत ज्यादा सोचते हैं कि नहीं इससे और ज्यादा गिरेगा, तो अपन सेफ असेट्स में चले जाते हैं, ठीक है। तो फॉल इन प्राइस इन असेट्स वुड मेक पीपल स्टे अवे, इट वुड फॉल फर्दर, यानी कि हमको ये लगता है कि और ज्यादा गिर सकता है तो हम उससे दूर रहते हैं। और बुल मार्केट में क्या होता है, और ज्यादा बढ़ेगा करके जो चीज महंगी है उसको और महंगे दाम में खरीदना, ठीक है। फिर बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं।
डिफरेंट पीपल्स हैं, डिफरेंट बिहेवियर होते हैं, उनके इन्फ्लुएंस होते हैं, देयर लाइफ आल्सो इम्पैक्ट द मैनर इन विच दे सेव और इन्वेस्ट। द ड्राइवर टू सेव मोर और रेगुलर इन इन्वेस्टिंग ऑफन कम फ्रॉम द देस पर्सनल फैक्टर। बिहेवियर टेस्ट आर वेरी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग एंड नोइंग द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है। पहला होता है इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। मेनी टाइम द फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर नॉट गाइडेड बाय फैक्ट एज वेदर द इन्वेस्टमेंट इज सुटेबल फॉर पर्सन और बट नॉट बाय द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। ठीक है। कई बार ये देखा जाता है इन्वेस्टमेंट आपके लिए सुटेबल है कि नहीं। ठीक है। ये नहीं देखा जाता कि आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है। जैसे समवन, कोई क्या है कि आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं उससे मतलब नहीं, लेकिन हम आईटी में काम कर रहे हैं तो हम आईटी के ही शेयर लेंगे। फार्मा में काम कर रहे हैं तो अपन फार्मा ही हमारा फेवरेट हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि उस समय फार्मा अच्छा कर रही हो, लेकिन अपन फार्मा में ही ज्यादा फोकस। ठीक है। फिर होता है इथिकल स्टैंडर्ड एंड बाउंड्री। कई बार क्या होता है कि हमारा भी एक इथिक्स होता है कि नहीं, हम सिगरेट बनाने वाले कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जो लिक्वर बनाती है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है ऐसे प्रोजेक्ट में अपन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। तो वो इथिकल प्रिंसिपल में आते हैं। ठीक है। फिर होता है रिस्क प्रोफाइलिंग। आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, कितना रिस्क एबिलिटी कितनी है, विलिंग कितना है रिस्क लेने का, ये यहाँ पे रिस्क प्रोफाइलिंग होती है कि कितना आप ले सकते हो रिस्क, आपकी एबिलिटी कितनी है। आपको आपकी हो सकता है एबिलिटी रिस्क ज्यादा लेने की हो लेकिन फिर भी आप रिस्क नहीं ले रहे, या फिर आपकी रिस्क थोड़ा कम लेने का है फिर भी आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। ठीक है। फिर होता है असेट अलोकेशन। द बेसिक मीनिंग ऑफ असेट एलोकेशन इज टू एलोकेट द इन्वेस्टर मनी अक्रॉस द असेट। अक्रॉस द यानी कि ऐसा नहीं है, उसमें आप इक्विटी भी रखें, बॉन्ड्स भी रखें, म्यूचुअल फंड भी रखें। ठीक है। कुछ कमोडिटीज में भी रखें, तो वेरियस असेट्स क्लास। ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में आ रहा हो, बहुत इजी है। और इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये बेसिक है चैप्टर वन। इसके बाद क्या है कि अगर आप चैप्टर वन टू थ्री फोर को अच्छे से अगर कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर, तो आप ये मान के चलिए कि आपका बेस क्लियर है। उसके बाद आप जो भी चैप्टर आप मनपसंद, जैसे मैंने बताया 5, 7, 9, 12, तो 5, 7, 9, 12 को भी अच्छे से कर लेंगे ना, तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फिर होता है असेट अलोकेशन में होता है एक स्ट्रेटेजिक असेट अलोकेशन। ये क्या होता है, एलोकेटिंग अलाइन टू द फाइनेंशियल गोल ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है। इसमें क्या देखा जाता है, रिटर्न रिक्वायर फ्रॉम पोर्टफोलियो टू अचीव द गोल। आपको कितना रिटर्न जनरेट करना होगा कि आप अपने गोल को कंप्लीट कर पाए। ठीक है। इसका क्या मतलब होता है स्ट्रेटजिक का, कि आप ऐसा मेंटेन करके चलें टारगेट एलोकेशन अक्रॉस वेरियस असेट कि आपका जो भी गोल है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है। फिर होता है टेक्टिकल। इसमें क्या होता है, अपोजिट होता है स्ट्रेटजिक का। आपको डायनेमिक चेंज चूज करना है allocation between the asset category. The purpose of such approach may be to take advantage of opportunity presented by various market at different point in time. ठीक है। इसका सबसे प्राइमरी रीजन होता है कि आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको इंप्रूव करना है। ठीक है। और अपना पोर्टफोलियो रिस्क को रिड्यूस करना है विदाउट कंप्रोमाइजिंग द रिटर्न, और पोर्टफोलियो रिटर्न को इनहेंस करना है विदाउट इंक्रीजिंग द रिस्क। ठीक है। टेक्टिकल असेट एलोकेशन को डायनेमिक असेट एलोकेशन भी बोलते हैं। ठीक है। टैक्टिकल असेट एलोकेशन इज टिपिकली सुटेबल किसके लिए होता है, सीजन इन्वेस्टर के लिए, जिनके पास लार्ज इन्वेस्टेबल सरप्लस होता है। ठीक है। रीबैलेंसिंग क्या होता है, आप आपने स्ट्रेटेजिक एलोकेशन किया है, ठीक है, स्टॉक्स में, लेकिन आपको लगता है कि कुछ स्टॉक अच्छा कर रहे हैं, कुछ खराब कर रहे हैं, तो आप एक टाइम के बाद सेट आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हो
और डिसाइड करते हो कि आपको कौन से स्टॉक को सेल कर देना चाहिए या किसको आप और लंबे समय तक होल्ड करके रख सकते हो कि और ज्यादा आपको रिटर्न हो। तो रीबैलेंसिंग होता है टाइमली, ठीक है। आपको 1 महीना, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के बाद आप उस अपने पोर्टफोलियो को वापस रीबैलेंस करते हैं। इवन म्यूचुअल फंड में भी, म्यूचुअल फंड में जो जिसमें आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है तो उससे आप एग्जिट कर लिए, या जिसमें रिटर्न अच्छा मिल रहा है उसमें प्रॉफिट बुक कर लिए, या ऐसे म्यूचुअल फंड में न्यू इन्वेस्टमेंट किया जिसमें आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इसमें और बड़ा रिटर्न जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो ये रीबैलेंसिंग होता है। एक होता है डू इट योर सेल्फ वर्सेस टेकिंग प्रोफेशनल है, ठीक है। जैसे इन्वेस्टर क्या होते हैं कि इन्वेस्ट करते हैं वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, चाहे वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, या कंपनी के डिवेंचर्स हो, या शेयर्स हो, रियल एस्टेट हो, या प्रीसियस मेटल हो, गोल्ड एंड सिल्वर। आप खुद से मैनेज करते हैं तो राइट इन्वेस्टमेंट और कैरी आउट रिलेटिव रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ठीक है, ये आप खुद से मैनेज करते हो, ठीक है। और किसी और से कराते हैं तो आपको वहां पे फीस भी देनी पड़ती है, जैसे प्रोफेशनल्स या कंपनी इंगेज जो ऐसा बिजनेस कर रही है। तो सेकंड ऑप्शन में आता है म्यूचुअल फंड। ये होते हैं प्रोफेशनल हेल्प, ये मैनेज होते हैं प्रोफेशनल्स के द्वारा, जिसे असेट मैनेजमेंट कंपनी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, तो वन इज नॉट इन्वेस्टिंग इन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ठीक है। द इंटायर जॉब ऑफ इन्वेस्टिंग इज टू आउटसोर्स टू बी अ प्रोफेशनल फर्म। प्रोफेशनल फर्म के द्वारा होता है। यहाँ पे तीन चीजें होती है, कैन वन डू द जॉब वन सेल्फ, डस वन वांट टू डू इट, एंड कैन वन अफोर्ड टू आउटसोर्स, ठीक है। तो ये आपकी एबिलिटी के ऊपर होता है कि आपको अच्छी जॉब करनी है तो आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट, ये एबिलिटी टू डू द जॉब, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, आपके पास टाइम होना चाहिए, आप आप वो कर सकते हो कि नहीं, और आपके पास उतना स्किल और नॉलेज है कि नहीं, ठीक है। अब हिस्ट्री टीचर है जो मे नॉट बी एबल टू हेल्प हर डॉटर टू स्टडी मैथमेटिक्स इन हायर क्लास, ठीक है। एट द सेम टाइम वन में नॉट हैव इनफ टाइम रिक्वायर फॉर द जॉब, ठीक है। आप हिस्ट्री टीचर हैं लेकिन अपने डॉटर को मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास वो स्किल और नॉलेज भी नहीं है मैथ्स का, और सेकंड आपके पास उतना टाइम भी नहीं है कि आप मैथ्स को दोबारा सीख सको। तो आप क्या करोगे, किसी प्रोफेशनल टीचर से मैथ्स पढ़ाओगे उसको, ठीक है। डस वन वांट टू डू इट इवन व्हेन वन हैज रिक्वायर स्किल और नॉलेज, आपके पास स्किल और नॉलेज तो है, ठीक है। इट इज वेरी लाइकली दैट वन में नॉट एंजॉय मनी मैनेजमेंट आइदर द रिसर्च और एनालिसिस। आपके पास है लेकिन आप रिसर्च और एनालिसिस में खर्चा नहीं करना चाहते, एडमिनिस्ट्रेटिव और अकाउंटिंग में। वन में वांट टू स्पेंड टाइम ऑन वन मेन प्रोफेशन और सर्टेन अदर एक्टिविटी स्पेंडिंग विद फैमिली। आपके पास स्किल है लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा समय अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ या हॉबीज में स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। फिर कैन वन एफर्ट टू आउटसोर्स, क्या आप उसे आउटसोर्स कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो जो एजेंसी इन्वॉल्व रहती है उसको अपन प्रोफेशनल फीस पेड करते हैं, वो अपने कवर करता है एसोसिएट विद मैनेजिंग म्यूचुअल फंड। और और ये भी इंपॉर्टेंट है कि सेबी ने जो भी इशूड गाइडलाइन की है मैक्सिमम अमाउंट, उसको भी वो चार्ज करता है, यानी कि उससे ज्यादा वो चार्ज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल फीस ले रहे हैं तो अपन आउटसोर्स कर सकते हैं। मैनी पीपल मेक द मिस्टेक ऑफ कंपेयरिंग दिस फीस विद जीरो कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग ओन मनी फंड। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड वाले पैसे ले रहे हैं, हम तो फ्री में कर दे रहे हैं। जैसे आप पर्सनल अपना फाइनेंस करते हैं तो क्या सोचते हैं कि आप फ्री में कर रहे हैं, लेकिन वहां पे बहुत सारे हिडन कॉस्ट भी जुड़े होते हैं। कैसे? अगर आप खुद से बाय और सेल कर रहे हो तो आप वहां पे ब्रोकरेज पेड कर रहे हो, टैक्स पेड कर रहे हो, ठीक है, अपना टाइम दे रहे हो।
और ये काम आपको कम फीस में म्यूचुअल फंड के द्वारा या उसकी टीम के द्वारा दिया जाता है। लेकिन अपन क्या सोचते हैं कि नहीं, अपन खुद से कर लेंगे। और हो सकता है कि आप ज्यादा अच्छा रिटर्न जनरेट करो, या ये भी हो सकता है कि आप उनसे कम रिटर्न जनरेट कर पाए। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल है, लेट अस अज्यूम दैट पर्सन जनरेटेड द सेम इन्वेस्टमेंट रिटर्न एज व्हाट फंड मैनेजर वुड हैव टू जनरेट बिफोर द कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ फंड मैनेजर इज 2%। ठीक है, अगर दिस मीन वन इज एबल टू जनरेट 12% इन्वेस्टिंग वन सेल्फ, म्यूचुअल फंड स्कीम वुड रिटर्न 10% नेट ऑफ फंड मैनेजमेंट चार्ज। अगर 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख में फंड मैनेजर ने कितना लिया, 20,000 रुपए आपसे, 2%। और it is worth spending the amount of time one is required to spend on the saving. Please consider the amount of research one has to put as well as administrative or accounting work. Some may start thinking that this means investor with smaller portfolio should invest through mutual fund. Yes, इसमें क्या है कि आपके पास बहुत कम पैसे हैं और आप उससे रिसर्च नहीं कर सकते। जैसे आपको पर मंथ एसआईपी लेनी है 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए तो आपका आप कर रहे हो, लेकिन उसमें आप कैसे रिसर्च कर पाओगे 1,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में। तो अगर अपन म्यूचुअल फंड में उसे इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे हमारे लिए हमारी जो प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड की टीम है, उसके जो फंड मैनेजर्स हैं, वो हमारे फेवर में रिसर्च करते हैं। ठीक है, और दूसरा हिडन कॉस्ट क्या होता है, मिस्टेक वन इज लाइकली टू मेक गिवन इमोशनल अटैचमेंट विद ओन फाइनेंस। ठीक है, हम लोग ज्यादा कई बार क्या होता है कि कुछ स्टॉक से अपन ज्यादा इमोशनल अटैच रहते हैं, तो वो भी एक तरीके की मिस्टेक है। लेकिन जो प्रोफेशनल लोग रहते हैं, वो उतने ज्यादा अटैच नहीं होते। क्लियर, जो प्रोफेशनल टीम होती है उनको पता है कि जहां पे उनको शेयर को सेल करना है, तो वो कर देते हैं। हमारे तरीके से ये नहीं सोचते हैं कि अरे नहीं ये शेयर आएगा, इमोशनली अटैचमेंट आप समझ गए होंगे कि नहीं ये शेयर कभी तो ऊपर जाएगा, या हमारा फेवरेट स्टॉक है, इस टाइप की भी बातें होती है। तो यहाँ पे चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन चैप्टर 2 देखेंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा वेटेज के अनुसार भी तैयारी आप कर सकते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3 एंड 4, इसमें वेटेज कितना है, 10 + 14 6 20 28 नंबर्स के। ठीक है, लेकिन इसके बाद चैप्टर 5, 5 7 9 और 12, इसमें ज्यादा वेटेज है। तो जिस चैप्टर में ज्यादा वेटेज है और आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, और क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं है, तो जिसमें ज्यादा वेटेज है उसको ज्यादा फोकस करिए, और जिसमें कम वेटेज है उसको शॉर्ट नोट से पढ़ लीजिए, तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, अपना टारगेट होना चाहिए एग्जाम पास करना, वो भी अच्छे नंबर से। और आज के समय में एग्जाम केवल पास करने से नहीं होता है, आपको नॉलेज भी गेन करना है। क्योंकि अगर आप मार्केट में जाओगे, तो आपके पास नॉलेज नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। और आज के टाइम में कस्टमर हमसे ज्यादा जानते हैं, चाहे आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा, कस्टमर आपसे 4 क्वेश्चन क्रॉस पूछेंगे और वहां पे गेम ओवर। आपकी जगह कोई दूसरा इंसान आएगा, वो भी म्यूचुअल फंड सेल करेगा, तो वो ज्यादा आप आपके आपसे ज्यादा सेल कर पाएगा, क्यों, उसके पास नॉलेज होगा। ठीक है, तो नॉलेज गेन करना भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक आप लोगों के। We will practice mock test also. सॉरी, We will be practicing as the mock test as well.
अब मेरे को आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। I'm saying that mock test भी होएगी क्या हाँ क्वालिफाई करने के लिए? हाँ, yeah, I will provide mock test also. Mock test, and I will share short notes also. ओके सर। MCQs plus short notes. But first I have to complete chapter 1, 2, 3, 4. This is the basic chapters. Okay. After that, when I complete chapter 4, I will provide MCQ of chapter 1 to 4 and short notes and share with all of you. Then we cover chapter 5, 6, 7, 8. And when we complete all these chapters, I will provide 5, 6, chapter 5, 6, 7, 8 MCQs with all of you. And same I repeat again, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12. When I complete that, after that, I provide the MCQ for whole workbook. Okay. ठीक है, ओके, बाय, कल मिलते हैं फिर।